भारतीय जनता पार्टी निरंतर 12 महीने 30 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और नीचे से लेके ऊपर तक अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय अपने विधानसभा क्षेत्र में पीछे रहे, ये अपने आप में बड़ी केंद्र सरकार को, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को ये केंद्र सरकार हमारा हक नहीं दे रही, हमें मदद नहीं मिल रही। पुरानी सरकार को ज़्यादा मिल रहा था, हमें नहीं मिला, हमें कट लगा दिया, कर्ज पे कट लगा दिया। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो हिमाचल को अपना मानते हुए अधिक दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये विरोधाभास है? एक मंत्री कहता है मैं दिल्ली जाता हूँ, मेरे को 500 करोड़ भी मिलता है, 600 करोड़ भी मिलता है, 1000 करोड़ भी मिलता है। दूसरा मंत्री भी दिल्ली जाता है, वो पैसे लेकर के आता है और उसके बाद वो दिल्ली मंत्री का धन्यवाद भी करता है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को पैसा नहीं आ रहा है। अब वो मंत्री की जेब में थोड़ी आ रहा है, अल्टीमेटली पैसा तो सरकार के खाते में आ रहा है, सरकार के काम के लिए आ रहा है। कर्ज बढ़ रहा है, विकास बंद है, संस्थान बंद हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, अस्पताल बंद हो रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है। कर्जा क्यों बढ़ रहा है भाई? जब आपने हिम केयर बंद कर दिया, आयुष्मान बंद कर दिया, सहारा बंद कर दी, सेवा करने वाली योजनाएं बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिया, अस्पताल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए और भी आप बंद कर रहे हैं, तो फिर कर्जा क्यों ले रहे हैं? और कर्जा ले रहे हैं तो विकास क्यों बंद है? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तेज धार देने का काम कुशल संगठनकर्ता के रूप में डॉक्टर राजीव बिंदल की सरपरस्ती में हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हमारे साथ हैं। उनसे संगठन, पार्टी और आने वाले कार्यक्रमों और पार्टी के जो नए कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लेकर के बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। दैनिक सवेरा के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप पार्टी के राज्य अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में जहां एक्टिवनेस दिख रही है, वहीं पार्टी ने आक्रामक रूप भी अपनाया है। कैसा मानते हैं पार्टी के संगठनात्मक रूप को? भारतीय जनता पार्टी निरंतर 12 महीने 30 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और ये निरंतर अपने संगठन को तेज धार देती आई है। यही वजह है कि 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और आज हम 45 साल के बाद ये देख रहे हैं, रादर 35 साल के बाद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी और 45 वर्षों में आज देश के 21 राज्यों में स्वतंत्र या मिलीजुली बीजेपी की सरकारें और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं और कार्यशैली का परिणाम है। हिमाचल प्रदेश में विगत 1.5-2 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेज गति के साथ बूथ स्तर के ऊपर पेनिट्रेशन किया। हमारे 7,990 पोलिंग बूथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों और 18 लाख साधारण सदस्यता हिमाचल प्रदेश में की, जो अपने आप में कीर्तिमान है और बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड वो तोड़ा। ये सारी सदस्यता ओटीपी बेस्ड है, इसलिए ना तो ये डुप्लीकेट हो सकती है और ना ही कोई घर बैठे इसको बना सकता। इसी प्रकार 27,000 सक्रिय सदस्य बना करके और उनको सबको कार्य के ऊपर लगाया। 7,990 पोलिंग बूथ हैं। पोलिंग बूथों की समितियों की रचना की, 11 मेंबर समिति वहाँ बना करके और उसको कार्य पर लगाया गया। और इसी प्रकार हमारे 74 मंडल थे,
उनमें डिलिमिटेशन किया, विस्तार किया और 171 मंडल बना के मंडल अध्यक्ष और उनकी की पूरी टीम बना करके तैयार की और 17 जिले हैं, जिलों के अध्यक्षों का चयन करके आज वो सब लोग काम कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी और नीचे से लेके ऊपर तक अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है। परिणाम भी यही हुआ हमारे सामने है कि हमारे असेंबली के चुनाव के बाद पार्लियामेंट का चुनाव आया। पार्लियामेंट के चुनाव में 4 सीटें पार्लियामेंट की चारों भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में लीड प्राप्त की और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसके बावजूद ये स्थिति और मुख्यमंत्री महोदय अपने विधानसभा क्षेत्र में पीछे रहे, ये अपने आप में बड़ी बात। और हम पार्टी को निरंतर सजग और सक्रिय बनाने के लिए लगे हुए हैं। आपने देखा आज हम ऊना में हैं तो सक्रिय सदस्य सम्मेलन कल हरोली विधानसभा का, ऊना विधानसभा का था आज, और गगरेट विधानसभा और चिंतपूर्णी विधानसभा का है और कल कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र का है। इस प्रकार 12 अप्रैल से पहले हमने प्रदेश में जो सक्रिय सदस्य बनाए हैं उन सभी के सक्रिय सदस्य सम्मेलन 68 विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न हो गए। पार्टी सक्रिय सम्मेलन कर रही है, पार्टी ने परिचय बैठक की है। आपको क्या लगता है कि पार्टी ने जो कार्यकर्ता है उसको बेस बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम जो है वो नेताओं को फील्ड में भेजने का शुरू किया? 3 प्रकार की गतिविधि है। संगठन को विस्तार देना, संगठन के कार्यकर्ता की कार्यकुशलता और गुणवत्ता को बढ़ाना, और तीसरा है उसको पूरी तरह से धार देते हुए काम पर लगाना। तो तीनों दिशा में पार्टी काम कर रही है। विस्तार देने के लिए साधारण सदस्यता करना, सक्रिय सदस्यता करना, पोलिंग बूथों के ऊपर जाकर जन सामान्य को संपर्क करना, कार्यक्रमों के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से पार्टी का जनाधार बढ़ाना। केंद्र सरकार को, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को ये केंद्र सरकार हमारा हक नहीं दे रही, हमें मदद नहीं मिल रही, पुरानी सरकार को ज़्यादा मिल रहा था, हमें नहीं मिला, हमें कट लगा दिया, कर्ज पे कट लगा दिया। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो हिमाचल को अपना मानते हुए अधिक दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये विरोधाभास कैसे? सरकार में, मंत्रियों में, उनके बयानों में विरोधाभास है। एक मंत्री कहता है मैं दिल्ली जाता हूं, मेरे को 500 करोड़ भी मिलता है, 600 करोड़ भी मिलता है, 1000 करोड़ भी मिलता है। दूसरा मंत्री भी दिल्ली जाता है, वो पैसे लेकर के आता है और उसके बाद वो दिल्ली मंत्री का धन्यवाद भी करता है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को पैसा नहीं आ रहा है। अब वो मंत्री की जेब में थोड़ी आ रहा है, अल्टीमेटली पैसा तो सरकार के खाते में आ रहा है, सरकार के काम के लिए आ रहा है। और वास्तव में जितनी धनराशियां इस बार के बजट में हिमाचल प्रदेश को मिली हैं वो हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं, परंतु मिस एप्रोप्रिएशन, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स जो और फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन है, उसके कारण प्रदेश की स्थिति खराब है। अब इन्होंने तो 900 करोड़ रुपया पहले सप्ताह में कर्ज ले लिया, 1,03,450 करोड़ रुपया पहले कर्ज था, उसके ऊपर 900 करोड़ ले लिया, 1,04,000 से ऊपर कर्ज हो गया। ये कर्जा बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की नहीं, कर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों सुखू सरकार आगे बढ़ी। कर्ज बढ़ रहा है, विकास बंद है, संस्थान बंद हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, अस्पताल बंद हो रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है। अब कर्जा क्यों बढ़ रहा है भाई?
जब आपने हिम केयर बंद कर दिया, आयुष्मान बंद कर दिया, सहारा बंद कर दी, सेवा करने वाली योजनाएं बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिया, अस्पताल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए और भी आप बंद कर रहे हैं, तो फिर कर्जा क्यों ले रहे हैं? और कर्जा ले रहे हैं तो विकास क्यों बंद है? ये सारा मिसमैनेजमेंट है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये तो इससे आगे चल करके प्रदेश की जनता के धन का सर्वथा दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र मदद भी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो वैचारिक दल है, जिसको माना जाता है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा से गठन हुआ और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में ही भाजपा ने राम मंदिर का संकल्प लिया, 370 का बीजेपी का एजेंडा रहा, और अनेक ऐसे मसले हैं जिसमें भाजपा ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि जब हमें बहुमत आएगा तो हम तब अपने मुद्दों को, अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। विचारिक रूप से आप संघ से भी हैं, आप विचारक भी हैं, आप पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी हैं। आपको क्या लगता है कि पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर वैचारिक जो बात है वो कहाँ आगे बढ़ी, किस प्रकार से बढ़ रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में आपको किस प्रकार लग रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है? पहली बात तो ये कि जो केंद्र के द्वारा धनराशि दी जा रही है वो विकास कार्य दिखाई दे रहा है। आया कि कांग्रेस की राज के अंदर एक टनल्स क्यों नहीं बनी, 4 लेन हाईवेज कांग्रेस के राज में क्यों नहीं बने? तब तो, और दिल्ली में भी कांग्रेस का राज था, हिमाचल में भी कांग्रेस का राज था, तो ये टनल्स, ये रेलवे, ये 4 लेन हाईवेज, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इतना भारी भरकम पैसा और विकास कार्य जो सड़कों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पेयजल के ऊपर खर्च हो रहा है, ये क्यों नहीं हुआ? ये केवल और केवल मोदी सरकार की देन है। और वो धरातल के ऊपर दिखाई भी देता है। हम यहाँ ऊना में बैठे हैं, मुझे तो खुद इस बात के ऊपर हैरानी भी होती है, गर्व भी महसूस होता है कि ऊना के साथ लगते इलाके में 900 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है। 900 करोड़ कहना आसान है, वर्तमान प्रदेश की सरकार 9 लाख रुपए का पुल बनाने की स्थिति में नहीं है और केंद्र की सरकार 900 करोड़ का पुल दे रही है। उसके बाद केंद्र की सरकार के प्रति बुरा भला कहना ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से हटके काम करने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ साधारण व्यक्ति निकलता है, पार्टी का काम करता है, अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करता है। छोटे से हिमाचल के गांव से निकल करके श्री जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उस नाते काम कर रहे हैं। श्री नरेंद्र भाई मोदी छोटे से परिवार से निकलते हैं और वहां से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं कि नेहरू गांधी परिवार ही वहां पर वर्चस्व करेगा, लालू यादव और यादव परिवार ही वहां पर करेगा। इसी तरह से और जो बाकी पार्टियां हैं, अब हमारा ध्येय बड़ा स्पष्ट है, राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति और पार्टी अंत में, और उसी को लेकर के माननीय मोदी जी, माननीय अटल जी सब ने काम किया और मोदी उस दिशा में आगे बढ़ रहे। अब विरासत में जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति क्या है? हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति है, वेदों की संस्कृति है, रामायण की संस्कृति है, गीता की संस्कृति है, गौ माता की संस्कृति है। हमारी संस्कृति अध्यात्म की संस्कृति है, प्रकृति पूजन की संस्कृति है। और हमारी संस्कृति के अंदर कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्व, यानी सबका भला होना चाहिए। तो उस संस्कृति को हम छोड़ देंगे क्या? सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, पर भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के साथ पूरी तरह दृढ़ता के साथ खड़ी है। जब ये राम की संस्कृति है तो राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना ही चाहिए। हमारे सांस्कृतिक विरासत का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, दुनिया के महान नेता श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ
और हमने देखा है कि किस तरह हमारी सोई हुई आत्मा का जागरण उसके कारण हुआ। हमने देखा कि किस तरह से महाकुंभ का आयोजन होता है और 64 करोड़ लोग उसमें आते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार और वहाँ पर डुबकी लगाते हैं, अपने अगंत के कल्याण की कामना करते हैं, विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। ये और भारतीय जनता पार्टी की सोच है और उस दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। भाजपा ने अनेक राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे जो है वो हल कर दिए। जो कहा जाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ वक्फ का बिल आ गया, आज वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। कई लोग दल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, 370-35 ये खत्म हो गई। कैसे मानते हैं? पहले देखना पड़ेगा इन समस्याओं के मूल में क्या है। आपने धारा 370 की बात कराई, क्या जरूरत थी 1947 में जब देश ने और 800 साल की लड़ाई के बाद आज़ादी प्राप्त की थी, तो इतनी कमजोरी क्यों आ गई थी कि आपने एक राज्य को धारा 370 का दर्जा दे करके उसको भारत में 2 संविधान 2 निशान देने का काम किया। ऐसी कौन सी कमजोरी आ गई थी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वहां पर खड़ा रहा जबकि हमारी फौजें उसको करने के लिए तैयार थी। ये इतिहास के अंदर स्पष्ट रूप से अंकित है कि स्वर्गीय श्री नेहरू जी के कारण ये हुआ। परंतु भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया धारा 370 नहीं चलेगी, देश की अखंडता के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला है, हम नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने अपना बलिदान दिया। उस दिन से लेकर के और गत वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ इसको लेकर के जीवित थी और धारा 370 समाप्त करके भारत की एकात्मता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बीजेपी ने आगे बढ़ाया। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक देश, एक कानून, एक नियम सबके लिए होना चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार के ऊपर विभेद करना ना तो हमारा संविधान मानता है, ना हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। उस दिशा के अंदर आप वक्फ को एक ऐसा अधिकार दे देते हैं कि वो आकर के आपके मकान के ऊपर वक्फ का रुमाल रख देता है, तो आपका मकान वक्फ का हो गया। हाउ इट इज, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। अभी केरल का मैं सुन रहा था, क्या हुआ केरल में हजारों हजार ईसाई, लगभग 17 चर्च के लोग, और वो महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस बात को लेकर कि लगभग 550 एकड़ गरीबों की भूमि के ऊपर वक्फ ने अपना दावा जताया और वो कोर्ट में मामला पेंडिंग था। और इस बिल के पास होने के बाद उस ईसाई समुदाय ने खुल करके और मोदी जी को धन्यवाद दिया। अर्थात ये तो एक मामला है, पूरे देश के अंदर हम किस तरह से और एक शक्तिशाली लॉबी को खड़ा करके वोटों के लालच में कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे फैसले, अब 3 तलाक का फैसला महिलाओं के हित का फैसला है, 33% आरक्षण महिलाओं को देने का फैसला राष्ट्र हित का फैसला है। ऐसे फैसले वो हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने लिए हैं और भी इस प्रकार के फैसले राष्ट्रहित में लिए जाएंगे। जो भी फैसला राष्ट्रहित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ले। हर महीने मीटिंग करना, मन की बात सुनना, जिला में, मंडल में और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बैठकें करना और उसके माध्यम से कार्यकर्ता की गुणवत्ता को बढ़ाना और उसको पार्टी के प्रति समर्पण भाव से काम करने के लिए कहना। और तीसरा, आपने देखा कि 2 साल लगभग 4 महीने वर्तमान कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए हुए पहले दिन से निरंतर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम चला। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने स्कूलों को बंद किया, कॉलेजेस को बंद किया, दफ्तरों को बंद किया, तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। शायद हिमाचल के इतिहास में पहली बार होगा कि सरकार में आने के बाद 1 महीने के बाद ही जनता सड़कों पर उतर गई हो। 1 साल हुआ सरकार का तो विधानसभा का घेराव किया गया, सभी जिलों में प्रदर्शन किए गए। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया और
अभी 2 साल पूरे होने से पहले सभी संगठनात्मक जिलों में प्रदर्शन किए और शिमला में विधानसभा के बाहर विधानसभा का जबरदस्त घेराव किया माफिया राज के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने का। तो भारतीय जनता पार्टी तीनों प्रकार के कार्यों के साथ पार्टी को और समाज को जोड़ते हुए आगे काम कर रही है। क्या लगता है जी कि सरकार के विरुद्ध आक्रामक शैली भी है और आप आक्रामक रूप से प्रहार कर रहे हैं, गारंटियों पर जो है वो विशेष रूप से आप फोकस करते हैं, माफिया पर फोकस करते हैं, लगातार आरोप रोजगार को लेकर के हैं, उद्योग को लेकर के हैं। कैसा लगता है कि इन आरोपों के बावजूद जो है वो यहाँ उसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल रही है, जबकि व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये 2.5 वर्ष की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे नाकारा सरकार है। झूठी गारंटियों के दम के ऊपर ये सत्ता में आए और कोई 0.9% वोटों के वेरिएशन के साथ इन्होंने सत्ता प्राप्त की। चाहिए तो ये था कि इन्होंने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, इनके राष्ट्रीय नेताओं ने बड़ी गारंटियां दी थी। सब लोगों की जेब में मोबाइल में वीडियोस हैं जो इन्होंने बोला था, उसको तो पूरा किया नहीं। उसके विपरीत जनता के ऊपर भारी भरकम बोझ लादने का काम वर्तमान सरकार ने किया। हमने देखा कि डे फर्स्ट से आपने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए, फिर आपने सीमेंट के दाम बढ़ाए, फिर आपने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई, फिर आपने बिजली के दामों में इजाफा किया, फिर आपने पीने के पानी के दामों में इजाफा किया, फिर आपने चावल और दाल और खाने का तेल जो राशन में मिलता है उसके दामों में इजाफा किया, और उसके बाद आपने HRTC के किराए में इजाफा किया, उसमें सामान का किराया लगाया, और अब आकर के आपने HRTC में मिनिमम जो किराया है उसको 10 रुपया करके गरीब की जेब के ऊपर डाका डाला। वो गरीब जो इंतजार कर रहा था 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, वो गरीब जो इंतजार कर रहा था 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में और 5 लाख रोजगार मिलेंगे, वो गरीब जो बहन इंतजार कर रही थी 1500 रुपये महीना और 6000 रुपया साल, 9000 रुपया साल उसको मिलेगा। ये ऐसी सरकार की विकास बंद और गारंटियां फेल, इस प्रकार की स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सामान्य समाज उद्वेलित है। भारतीय जनता पार्टी तो जनता का मुखौटा है और ये जनता इस समय त्रस्त है। कोई बात हो जाए, मुख्यमंत्री जी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते, केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बैठाया है, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है। जब बीजेपी सत्ता से बाहर है तो अपने दायित्व का निर्वहन करिए, बीजेपी को गाली देना बंद करिए ना। कब तक गाली देंगे? 2.5 साल दे दी, अब अगले 2.5 साल भी गाली दे करके टाइम बिताना है। अपेक्षा है जनता की, पर हमें लगता नहीं कि जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खड़े हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वर्णमयी यात्रा जो है वो 100 वर्ष पूरा कर रही है। 100 वर्ष पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो आगे बढ़ करके पंचतंत्र का जो मंत्र है उसको लेकर के भागवत जी ने कहा कि हम जाएंगे, समरसता फैलाएंगे, सबको साथ जोड़ेंगे ताकि देश एक हो, हिंदू मजबूत हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी ने की और परम पूजनीय श्री गुरु गोलवलकर जी ने उसको आगे बढ़ाया और उसके बाद ये कड़ी निरंतर आगे चल रही है। 100 वर्ष की यात्रा वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी परिवर्तन के लिए क्रेडिट लेने की तैयारी में नहीं रहता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे संस्कार युक्त व्यक्तियों को निर्माण करने की फैक्ट्री है जो अपने अपने जीवन में जाकर के
उस क्षेत्र के अंदर राष्ट्रहित का परिवर्तन करें। परम पूज्य गुरु जी ने कुछ स्वयंसेवकों को प्रेरित किया और उन्होंने विद्या भारती के नाम से और शिक्षा के क्षेत्र में संगठन खड़ा किया। आज वो देश का, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र का एनजीओ है। परम पूज्य गुरु जी ने, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने मजदूर क्षेत्र में काम करने के लिए एक संगठन को प्रेरणा दी और भारतीय मजदूर संघ खड़ा हुआ। वो अपने क्षेत्र में काम करता है, वहां की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रहित में विचार करते हुए काम करता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में काम करने के लिए विद्यार्थी परिषद, इसी प्रकार आदिवासियों में, वनवासियों में काम करने के लिए वनवासी कल्याण परिषद, इसी तरह से साधु संतों में और धार्मिक क्षेत्र में काम करने के लिए विश्व हिंदू परिषद। ये लगभग 100 से अधिक संस्थाएं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अर्थात संघ सीधा सीधा केवल व्यक्ति निर्माण का काम करता है और 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ ने अपने कार्य के विस्तार का लक्ष्य रखा है कि हम देश का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ेंगे और हम विचार से वहीं खड़े हैं जहां हम पहले दिन खड़े थे। हमारे विचार में कोई अंतर नहीं आया, हमारी ड्रेस में अंतर आ सकता है, हमारी और बेल्ट बदल गई, निक्कर बदल गई, पैंट आ गई, जूता बदल गया, परंतु हमारी जो और आत्मा है, हमारा विचार है, हमारा लक्ष्य है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है और आगे निरंतर चिरंतन तब तक कार्य करता रहेगा संघ जब तक समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करे। ये थे हमारे साथ सर भाजपा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेकर प्रदेश की सरकार की नाकामियों व केंद्र की सरकार की उपलब्धियों के साथ ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र किया कि भाजपा ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवाद का काम किया है। वहीं संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर सामाजिक समरसता को आगे बढ़े, इसका संदेश दिया है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।